नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं अमृता राय। सबसे पहले दिन भर की सुर्खियों पर एक निगाह। G20 में महिलाओं को लेकर बड़ी पहल, आर्थिक विकास में भागीदारी के लिए किया W20 का गठन। 10 करोड़ महिलाओं को रोजगार दिलाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री का अंतरिक्ष तकनीक को प्रशासन से जोड़ने पर जोर, कहा गरीबों तक पहुंचे फायदा, युवा वैज्ञानिकों को मिले बढ़ावा। FTII विवाद में छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, अदालत के दखल से इनकार। छात्रों ने दी बेमियादी अनशन की चेतावनी। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश से तबाही। असम में बाढ़ ने ली 5 और लोगों की जान। हैदराबाद में बिजली गिरने से 23 लोगों की मौत। और शेयर बाजार में फिर गिरावट, 25,000 से नीचे पहुंचा सेंसेक्स। 2 साल के निचले स्तर पर फिसला रुपया। और आइए देखते हैं आज की पहली खबर। महिला सशक्तिकरण के लिए बड़ी पहल करते हुए दुनिया के 20 देशों ने W20 समूह का गठन किया है और इसमें G20 देशों से 20 महिलाएं शामिल की जाएंगी। पिछले हफ्ते अंकारा में हुई G20 देशों की बैठक में यह फैसला लिया गया। टर्की की गुल्डन तुर्कतन को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। विमेन 20 का मकसद आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। I must confess that I take a certain personal pride and satisfaction today in participating in this inaugural event. तुर्की की राजधानी अंकारा में महिलाओं की बेहतरी के लिए बड़ा फैसला हुआ है। G20 देशों ने महिलाओं के मुद्दे को प्राथमिकता देने के लिए W20 समूह का गठन किया। सदस्य देशों की ओर से अपने प्रतिनिधियों के ऐलान के बाद इस समूह का पहला सम्मेलन अगले महीने इस्तांबुल में होगा। इस मौके पर तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दावुतोगलू ने कहा कि किसी देश की समृद्धि महिलाओं की स्थिति से ही आंकी जानी चाहिए। In fact, the real heroes of the history are women who courageously pay the price. We should not forget that women should not be just the affected object of history, but women should be the leading power and the leading subject of the history. IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना लेगार्ड ने कहा कि महिलाओं की मौजूदगी बढ़ने से गरीबी में कमी आएगी। संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी ने कहा कि इससे आर्थिक फैसलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। तुर्की की गुल्डन तुर्कतन को W20 समूह की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। W20 and to appoint the representatives of Kagidar, Tikat and Kadem is the executive committee of W20. समूह का लक्ष्य 10 करोड़ महिलाओं को रोजगार दिलाना है। छोटे और लघु उद्योगों के लिए महिलाओं की मदद करना है। पिछले साल G20 की बैठक में 2025 तक श्रम शक्ति की भागीदारी में महिलाओं के अंतर को 2025 तक 25% कम रखने का लक्ष्य रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में कामकाजी महिलाओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 2013 में 72% पुरुषों के मुकाबले 47% महिलाएं रोजगार में लगी थीं, लेकिन उन्हें पुरुषों के मुकाबले 25 से 40% कम पारिश्रमिक मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व राजदूत वीना सीकरी हैं। वीना जी, बहुत बहुत स्वागत है। सवाल यही है कि 2008 के बाद पहली बार इस तरह की बड़ी पहल की गई है। इसका सिग्निफिकेंस आपकी नज़र में क्या है? दुनिया को इससे क्या फ़ायदा होने जा रहा है, खासतौर से G20 देशों को? सबसे बड़ा महत्व ये है कि दुनिया अब जान रही है, पहचान रही है कि महिलाओं के बिना इकोनॉमिक सुधार नहीं होने वाला है। इस बारे में वर्ल्ड बैंक ने 2-3 साल पहले अपनी एक रिपोर्ट दी थी, जेंडर डेवलपमेंट रिपोर्ट। और इस बारे में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, जो हर साल फरवरी के महीने में जिनीवा में स्विट्ज़रलैंड में मिलती है, वो हर साल अपना जेंडर ग्लोबल गैप रिपोर्ट निकालती है। यानी कि अब पता चल रहा है कि क्योंकि आदमियों और औरतों में इतना फ़र्क है हर एक सेक्टर में,
औरतें बहुत पीछे रह गई हैं और इससे अब वर्ल्ड इकोनॉमी पे, नेशनल इकोनॉमी पे, रीजनल इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जो ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है उसमें ये देखते हैं कि आदमियों और औरतों में कितना गैप है, एजुकेशन में कितना गैप है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में कितना गैप है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में कितना गैप है और हेल्थ एंड सर्वाइवल में कितना गैप है। और अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमी बढ़े और 2008 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस था उसकी असर एक बार खत्म हो जाए और रिवाइवल परमानेंट और अपवर्ड हो जाए, औरतों को इकोनॉमी में लाना है। ये रिकग्निशन में इस बार G20 ग्रुप ऑफ 20 जो सबसे बड़े इकोनॉमीज हैं, क्या इससे गरीबी मिटाने में या कम करने में कोई मदद मिल पाएगी जिस तरह की उम्मीद जाहिर की गई है? उन्होंने ये कहा है कि हम एक, जैसे हमारा G20 है उधर एक B20 बिजनेस ग्रुप भी है, अब उन्होंने W20 विमेंस ग्रुप बनाया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो औरतों की समस्याएं हैं वो हर एक देश में अलग अलग हैं। साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में हमारी जो समस्याएं हैं सोशो इकोनॉमिक तौर पे बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि मैल न्यूट्रिशन, विमेन मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो ये हमें भारत में और अन्य साउथ एशियन देशों में ये तो सब सहारन अफ्रीका से भी गए गुजरे हैं, तो इसलिए हमें जो है इन चीज़ों को आगे लाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मेरा ख्याल है जो W20 में निकल के आई है, क्रिस्टिन लागार्ड जो IMF की लीडर हैं, उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि विमेन हैव टू बी द एजेंट्स ऑफ चेंज। ये सबसे अगर बड़ी विमेन एजेंट्स ऑफ चेंज होंगी तो क्या जो पुरुष केंद्रित व्यवस्था है अभी तक उसके नज़रिए में, उसकी व्यवस्था में भी कोई चेंज आएगा? आपको लगता है कि जो महिलाएं आएंगी वो महिलाओं के इश्यूज को अपने नज़रिए से देखने की और अपने नज़रिए से डिफाइन करने की कोशिश करेंगी? महिला आएंगी ज़रूर, लेकिन देखिए अगर हम समझते हैं कि चलिए ब्यूरोक्रेसी मेनली ड्रिवन बाय मेन, ठीक है, लेकिन अगर वो कोई प्लान बना रहे हैं औरतों के लिए, एक्सेस टू फाइनेंस का प्लान ना हो, एजुकेशन का प्लान हो, जो भी है, वो प्लान को इम्प्लीमेंट करने में औरतों को लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि औरतों की अवस्था बढ़े, उनकी सिचुएशन बेटर हो, तो उन्हीं के जरिए करिए। ये नहीं कि आदमी आके ऊपर से कहेंगे कि हम ये चाहते हैं कि ऐसे हो, ऐसे नहीं होने का है। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत लेवल पे हमने आगे रिजर्वेशंस की हुई हैं, 30% विमेन की रिजर्वेशंस हैं, और इन औरतों के जरिए जो चेंज हम लाना चाहते हैं उनको लाना चाहिए। अब देखिए बात यह है कि W20 में अब भी जो तुर्की से वहाँ की लीडर बनी हैं वो एक बड़ी एंटरप्रेन्योर हैं। शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन। लेकिन भारत में ज़रूर विमेन एंटरप्रेन्योर्स बहुत हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है, लेकिन हमारी समस्या जो है वो ग्रास रूट लेवल पे हैं। तो इसलिए हमें अगर सुधार लाना है, हमें किसी ग्रास रूट्स रिप्रेजेंटेटिव को चुनना पड़ेगा ताकि वो इस डिबेट में ये बातें लाए जो ग्रास रूट्स की महिलाओं को असर करेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बार बार ये कहा जा रहा है कि जेंडर सेंसिटाइजेशन ले आना है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ बातों से काम नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान देना है। आपने भी कहा कि इम्प्लीमेंटेशन पर ही सबसे इम्पोर्टेंट है फोकस करना। लेकिन कैसे डिफरेंट होगा ये? कैसे पुरानी व्यवस्था से अलग कर पाएंगे इसमें महिलाओं को ले आकर? इसे हमें आइडेंटिफाई, जैसे मैंने जिक्र किया है हेल्थ पे, हेल्थ एंड सर्वाइवल पे, और मैंने जिक्र किया है एजुकेशन पे। अब एजुकेशन पे देखिए प्राइमरी लेवल पे ज़रूर जो इनरोलमेंट है वो बढ़ा है, और हम कह सकते हैं कि चलो कई तरह की तो 100% इनरोलमेंट प्राइमरी में हो गया है। लेकिन ड्रॉप आउट रेट क्या है? चलिए महिलाएं, बच्चियां जो हैं वो स्कूल जा रही हैं, लेकिन वो ड्रॉप आउट करते हैं। क्यों ड्रॉप आउट कर रही हैं? कहीं पे बाथरूम टॉयलेट नहीं है तो ड्रॉप आउट करते हैं, कहीं पे उनको घर में काम करना पड़ता है तो ड्रॉप आउट करते हैं, कहीं पे छोटे बहन भाइयों की देखभाल करनी पड़ती है तो ड्रॉप आउट, कहीं पे एग्रीकल्चर में जाके। सो ये जो चीज़ें, इनमें हमें सुधार लाने, क्योंकि जो फिगर्स W20 में भी आए हैं उनमें ये देखा गया है कि एजुकेशन के बिना औरतों का कोई सुधार पॉसिबल नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट इज़ एजुकेशन। अगर आप उनको चाहते हैं कि उनको नौकरियां मिलें, अगर वो चाहते हैं कि वो इकोनॉमी में शामिल हों, एजुकेशन के बिना कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ी बात जो है एजुकेशन। बट एजुकेशन ऑफ व्हाट काइंड? अब मेरा ख्याल है कि आप एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन ऑफ मेन ऑल्सो इज इम्पॉर्टेंट। चेंजिंग माइंडसेट्स ऑफ मेन इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो साउथ एशिया में, भारत में हम देखते हैं कि लॉज बन जाते हैं और चलो उन पे अमल भी होता है, लेकिन माइंडसेट बदला है कि नहीं बदला है? अगर माइंडसेट नहीं बदला है तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। और माइंडसेट कहाँ पे बदलता है? जो आदमियों का माइंडसेट, लड़कों का माइंडसेट है, वो या तो स्कूल के टेक्स्ट बुक से बदलेगा या तो घर में जो वैल्यूज़ दी जाती हैं, घर में जो बातचीत होती है, उससे बदलाव आएगा। तो इसलिए ये जो हम माइंडसेट चेंज की बात करते हैं। एक आखिरी सवाल वीना जी मैं जानना चाहूँगी,
अभी मैं पढ़ रही थी W20 की जो हाल में मीटिंग हुई, उसमें भारत की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। और ऐसी सिचुएशन में हम अपने देश की महिलाओं की स्थिति को मजबूती से वहाँ कैसे रख सकेंगे? क्या हम इसको लेकर संजीदा हैं? अब जी, मेरा ख्याल है कि भारत की रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ ज़रूर होना चाहिए था, और पता नहीं क्यों ऐसा नहीं, कोई निश्चय नहीं हो पाया, ये भी पता नहीं क्यों, ये आश्चर्य की बात है। लेकिन उस जो W20 की मीटिंग में उन्होंने ये कहा है कि मेरे ख्याल अन्य भी ऐसे देश थे जिन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजे, और ये एक नई चीज़ है, तो लोग जरा इसमें हलचल मचा रहे हैं। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द भारत की सरकार रिप्रेजेंटेटिव के चुनाव पे ध्यान देगी, रिप्रेजेंटेटिव की चुनाव हो जाएगा, और हमारी तरफ से जो प्लान्स हम चाहते हैं उन पे हमको ध्यान देना चाहिए कि हम W20 की मीटिंग में जाएंगे। अगली बार मीटिंग्स होंगे 2-3 नवंबर में भी शायद होगी, जब W20 की समिट होगी, G20 की समिट होगी, तब भी होगी। तो ज़रूर हमें उस मीटिंग में अपने प्रोग्राम के साथ जाना चाहिए कि हमें क्या प्रोग्राम्स बनाना चाहते हैं। भले ही हम इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए, लेकिन अगली मीटिंग में हमें अपनी हकीकत, अपने प्रोग्राम, अपना पूरा खाका तैयार करके वहाँ पर शामिल होना चाहिए। और ये आपकी नज़र में एक बेहतरीन पहल है। अगर महिलाओं की भागीदारी यहाँ पर G20 देशों में बढ़ाई जाएगी तो आर्थिक विकास की दिशा में, उनके अपने विकास की दिशा में ये एक बेहतरीन कदम हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया वीना जी। थैंक यू। ये थी हमारी पहली खबर, और इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। लौटने लगा है मॉनसून, पर नहीं बदले किसानों के हाल। खेत रह गए प्यासे, बढ़ गए सूखे के आसार। देखिए RS TV विशेष, फिर रूठे बादल, शाम 7:30 बजे। GST को पारित कराने की सरकार की मुहिम एक बार फिर तेज हो गई है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू के मुताबिक मॉनसून सत्र को फिर से बुलाने पर 1-2 दिनों में फैसला हो सकता है। नायडू ने आज कहा कि इस बारे में तमाम दलों से बातचीत अंतिम चरण में है। हैदराबाद पहुंचे वेंकैया नायडू ने GST से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराना सरकार की प्राथमिकता बताया। नायडू ने GST को देश की अर्थव्यवस्था के लिए अहम बताया। दरअसल सरकार ने 13 अगस्त को मॉनसून सत्र की अवधि खत्म होने के बाद रणनीति के तहत सत्रावसान नहीं किया था। GST विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में इसे लेकर कांग्रेस सहित तमाम अन्य दल विरोध जता रहे हैं। Government is keen to go for extended session, but decision will be taken after the consultation with opposition is over. I have already consulted important leaders of different parties. In a day or two, we will be completing discussion with others also. Then at the end of it, we will take a final call on the extended session of Parliament. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि स्पेस टेक्नोलॉजी यानी अंतरिक्ष तकनीक की मदद से रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहद आसान बनाया जा सकता है। दिल्ली के विज्ञान भवन में दिन भर चली अंतरिक्ष विभाग की कार्यशाला में उन्होंने ये भी कहा कि गरीबों तक तकनीक का फ़ायदा पहुंचाना ही सरकार का मकसद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्पेस टेक्नोलॉजी से विकास के साथ साथ प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सकती है। उन्होंने सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों से युवा प्रतिभाओं को मौका देने के लिए नीतियां बनाने का भी आह्वान किया। इस कार्यशाला में PMO, कैबिनेट सचिवालय, मंत्रालयों और विभागों के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव समेत 1600 अधिकारी शामिल हुए। टेक्नोलॉजी का सर्वाधिक लाभ कम से कम खर्च में हो सके उतनी सरलता से गरीब से गरीब व्यक्ति को पहुंचे कैसे, यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विधायक दल के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार के काम, राज्यों की स्थिति और पार्टी की रणनीति को लेकर बातचीत हो रही है। ये बैठक कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से
ठीक एक दिन पहले बुलाई गई है। और इसी मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, ओवरऑल देखा जाए तो इस बैठक का मकसद तो साफ है, लेकिन हासिल क्या रहे, निकल कर क्या आया? जी बिल्कुल, देखिए ये आपने ठीक कहा, मकसद साफ दिखाई दे रहा था क्योंकि कल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक है, तो उससे ठीक एक दिन पहले जो उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं अलग अलग राज्यों में, यानी कि जो पार्टी के विधायक दल जो है उसके जो नेता हैं अलग अलग विधानसभाओं में और ख़ासतौर पे उन राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं है, उनके साथ आज ये एक तरीके से कहा जाए तो चिंतन बैठक का एक तरीके से की कांग्रेस उपाध्यक्ष ने। सीधे तौर पर मुद्दा जो था इस बैठक में वो ये था कि क्या वो समस्याएं हैं इन राज्यों में जिनको कांग्रेस पार्टी मुखर होकर आगे होकर ला सकती है सरकार के सामने, उन राज्यों में जो अलग अलग सरकारें हैं, और उन राज्यों में अलग अलग क्या इस तरह के मुद्दे हैं जिन पर राज्य सरकारों को घेरा जा सकता है, और उनमें से क्या कोई ऐसा मुद्दा है जिसके तहत जिसको सामने लाकर जो केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चल रही है उसके सामने भी सवाल खड़े किए जा सके। तो एक तरह से रणनीति बनाने की कोशिश की गई है और सीधे तौर पर इसे एक प्रीकर्सर माना जा सकता है, क्योंकि कल जो कार्य समिति की बैठक होने वाली है उसमें जो हमारे सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी है उसमें कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा ये रहेगा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही है उसको किन किन मुद्दों पर कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते घेर सकती है। क्या वो मुद्दे हैं जिन पर सरकार से कठिन से कठिन सवाल पूछे जा सकते हैं? विशाल, क्या वो मुद्दे सामने आ सके हैं कि किन किन मुद्दों पर कांग्रेस एनडीए सरकार को घेरने की कोशिश करेगी? कोई इस तरह की जानकारी? देखिए, जो नेता इस बैठक के बाद बाहर निकले, जो विधायक दल के नेता अलग अलग राज्यों में, उन्होंने सीधे तौर पर बात करने से, इस मामले में पार्टी की रणनीति को साफ करने से सीधे तौर पर साफ इनकार कर दिया। लेकिन जो सूचना हमें मिल रही है, जिस तरह की जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कई सारे जो विधायक दल के नेता हैं उन्होंने सबसे पहले तो इस बात को सामने उठाया उस बैठक में कि जिस तरह से अलग अलग राज्यों में जो सत्र है, जो विधानसभा का जो सत्र है वो बहुत छोटा रहता है, तो जो विपक्षी पार्टी है उसको अपने मुद्दे सामने रखने का उस तरह से मौका नहीं मिल पाता जिस तरह से मौका मिलना चाहिए विधानसभा में। तो यानी कि सीधे तौर पर पार्टी की रणनीतियां साफ दिखाई दे रही है कि वो न केवल विधानसभा के अंदर बल्कि विधानसभा के बाहर भी, यानी कि सड़क पर उतरकर रैलियां कर अलग अलग तरह से मोर्चे निकालकर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर मुद्दों को सामने लाना चाहती है। तो एक तरह से जो कार्यशैली है पार्टी की, जो कार्यशैली रहेगी अब मुख्य विपक्षी दल के तौर पर, उसमें कुछ मूलभूत परिवर्तन लाने की कोशिश शायद यहाँ पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विशाल दहिया। और अब खबर बिहार से। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। पटना में आज सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने वाम दलों की संयुक्त रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार पर कमजोर वर्गों की अनदेखी का आरोप लगाया। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में 6 वामपंथी दल एक साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। हमारे देश के अंदर संपत्ति की कोई अभाव नहीं है, साधन का कोई अभाव नहीं है, लेकिन चंद लोगों के पास ये साधन और संपत्ति सीमित रह जाता है। और वही नीतियां ऐसे हैं जो अमीर अमीर होता है और गरीब होते जाता है। समाजवादी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। पटना में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र सिंह यादव ने ये जानकारी दी। समाजवादी पार्टी ने पिछले हफ्ते आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस गठबंधन से अलग होने का ऐलान किया। गठबंधन के तहत सिर्फ 5 सीटें देने से समाजवादी पार्टी नाराज थी। सुप्रीम कोर्ट ने पुणे के एफटीआईआई विवाद में दखल देने से मना कर दिया है और मना करते हुए जनहित याचिका पर भी सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिलने के बाद अब संस्थान के छात्र आंदोलन तेज करने की तैयारी में हैं। छात्रों ने बेमियादी अनशन पर जाने की चेतावनी भी दे दी है। इनका यह भी कहना है कि सरकार छात्रों के अधिकारों को लेकर बेरुखी अपना रही है। शीर्ष अदालत गजेंद्र चौहान के एफटीआईआई के चेयरमैन बनाए जाने के बाद से जारी गतिरोध को खत्म करने से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई को तैयार नहीं हुई। पिटीशन फाइल किया था पब्लिक इंटरेस्ट में कि माय लॉर्ड इसमें इंटरवीन करके कुछ इंटेलिजेंस करें और जो है ना डायरेक्शन दें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को कि जाके नेगोशिएट करें स्टूडेंट्स के साथ और इस गतिरोध को जो है ख़त्म किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत नुकसान हो रहा है।
उधर पुणे में छात्रों का विरोध 88वें दिन में पहुंच गया। सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने के बाद अब संस्थान के छात्र सामूहिक भूख हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं। समस्या के तत्काल समाधान के लिए एक फैकल्टी सदस्य ने सोमवार से अनशन शुरू कर दिया है। इस बीच आंदोलनरत छात्रों से संस्थान के निदेशक प्रशांत पाथराबे ने मुलाकात की। सरकार की असंवेदनशील रवैये के विरुद्ध छात्रों ने किसी भी समय अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। Quite unfortunate and alarming the way the government is dealing not just with the students of FTII, also an individual from this institute who is a direct stakeholder as a faculty. कांग्रेस का कहना है कि सरकार गजेंद्र चौहान को हटाने से डर रही है। Now they are afraid of removing the person whom they have appointed, which probably they want to change. They may be thinking that the marriage may go to Rahul ji. That may be the thing. But this way they cannot function in the government. इस मसले पर 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम ने बीते मंगलवार को ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। अगस्त में मंत्रालय ने रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया के डीजी SM खान की अगुवाई में टीम का गठन किया था। टीम ने पुणे का दौरा कर जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की थी। रविंद्र सिंह शोरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शेयर बाजार में बीते 2 हफ्ते से जारी गिरावट का दौर आज भी नहीं थमा। सेंसेक्स आज 15 महीने के निचले स्तर पर जा पहुंचा और 25,000 के नीचे बंद हुआ। वहीं निफ्टी 14 महीने के निचले स्तर पर आ गया और 7,600 के नीचे बंद हुआ। कारोबार बंद होते समय सेंसेक्स 308 अंक टूटकर 24,893 के स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले पिछले साल 4 जून को सेंसेक्स इससे नीचे जाकर बंद हुआ था। वहीं NSE का निफ्टी 96 अंक की कमी के साथ 7,558 के स्तर पर बंद हुआ। बीते साल 15 जुलाई को निफ्टी इससे नीचे बंद हुआ था। बाजार में विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली का असर रुपए पर भी देखने को मिल रहा है। आज रुपया 2 साल के सबसे निचले स्तर पर फिसल गया। $1 का भाव 66 रुपये 86 पैसे तक पहुंच गया। बाद में ये 66 रुपये 82 पैसे पर जाकर रुका। और अब बात फ्लड की। आंध्र प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बिजली गिरने से 23 लोगों की मौत हो गई। राज्य में रविवार को आई तेज बारिश से हालात खराब हो गए हैं। मौसम विभाग ने स्थानीय लोगों से अगले कुछ दिनों तक सतर्क रहने को कहा है। वहीं दूसरी ओर असम में बाढ़ से मरने वालों की तादाद 46 पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिए हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। तस्वीरें बता रही हैं कि चंद घंटों की बारिश ने हैदराबाद को किस कदर ठप कर दिया। कहीं मोटरसाइकिल पत्ते की तरह बहती दिखी तो कहीं कार पानी में डूब गई। पिछले 2-3 दिन से हो रही तेज बारिश ने हैदराबाद के साथ कई और जिलों में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। Availability of the moisture in the atmosphere due to these troughs, so that instability in the atmosphere leads to development of severe thunderstorm clouds that leads to the thunderbolt deaths. राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। वहीं केंद्र सरकार ने भी मौजूदा हालात से निपटने के लिए हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है। Whenever there is a natural calamity, Government of India, they have a system. There is an SDRF and also NDRF also. Wherever required, the teams will come and see. Help will be given to the affected people. असम में बाढ़ विकराल रूप दिखा रही है। यहाँ पिछले 1 हफ्ते में 10 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। राज्य में अब तक बाढ़ से 46 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 18 लाख लोग घर बार छोड़ने को मजबूर हैं। राज्य के 1880 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। सरकार ने राज्य के अलग अलग हिस्सों में 277 राहत शिविर खोले हैं, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। असम जहां बाढ़ की चपेट में है, वहीं महाराष्ट्र का मराठवाड़ा और उत्तरी कर्नाटक भयंकर सूखे की मार झेल रहे हैं। बारिश नहीं होने से खेती बाड़ी पूरी तरह से चौपट हो गई है और पीने के पानी का संकट गहरा गया है। वहीं राज्य में सूखे पर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने इस मामले में केंद्र से दखल देने की मांग की है। खेतों में पड़ी दरार, पानी के लिए आसमान को ताकती आंखें। मराठवाड़ा के ज्यादातर इलाकों में कमोबेश यही हाल है।
लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इलाके में इस बार औसत से 52% कम बारिश हुई है। हालात की गंभीरता को देखते हुए एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। की पुण्याच्या ऑब्झर्वेटरीचं त्याचे जे प्रमुख आहेत देशाचे त्यांच्याकडून महिन्यातून दर आठवड्यातून एकदा ॲग्रिकल्चर मिनिस्ट्रीला आणि प्राईम मिनिस्टरना ब्रीफिंग केलं जातं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को सूखा पीड़ित सोलापुर का दौरा कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने रेलवे के जरिए पानी की व्यवस्था करने का भरोसा दिलाया। मी सांगितलं की महाराष्ट्रात अतिशय प्रचंड दुष्काळ पडला आहे, आम्हाला शेतकऱ्याला या निमित्ताने मदत करायची आहे आणि एवढा मोठा दुष्काळ आहे की राज्य स्वतःच्या भरोशावर मागच्या वर्षी आम्ही 7,000 कोटी रुपयाची मदत केली। पड़ोसी राज्य कर्नाटक में भी ऐसे ही हालात हैं। गुलबर्गा में लोग सूखे से बेहाल हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार उनको भी पता है यहाँ पे बारिश नहीं आया, पानी नहीं है, हम जो खेती बाड़ी में जो काम करते थे वो काम भी नहीं है। राज्य में सूखे से 12,000 करोड़ रुपए की फसलों का नुकसान हो चुका है। देश के 40% इलाकों में इस बार कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे देश में बारिश की कमी बढ़कर 12% हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के हिमाचल सेक्टर में हुई फर्जी मुठभेड़ के मामले में आज बड़ा फैसला आया। सेना की नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख ने 2010 में हुई इस मुठभेड़ में सेना के 6 जवानों को उम्र कैद की सज़ा पर मुहर लगा दी है। इसमें कर्नल रैंक के एक अधिकारी भी शामिल हैं। ये मामला 30 अप्रैल 2010 का है, जब 6 सैनिकों ने कुपवाड़ा जिले के माछिल में 3 आतंकियों को मारने का दावा किया था। जांच में फर्जी मुठभेड़ जो है वो फर्जी साबित हुई। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के बाद इन सभी सैनिकों को 2012 में उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई गई। सेना के मुताबिक कर्नल दिनेश पठानिया, कैप्टन उपेंद्र, हवलदार देवेंद्र कुमार, लांस नायक लक्ष्मी, लांस नायक अरुण कुमार और राइफल मैन अब्बास हुसैन को आजीवन कारावास की सज़ा हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।